नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से यूजीसी नेट के रिगार्डिंग हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। यूजीसी नेट में हम तैयारी कर रहे थे। हमने हिंदी साहित्य के यूनिट में कुछ जाना और हमने हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के यूनिट में भी कुछ जाना। तो जो चीज़ हमने जानी उसको थोड़ा कंटिन्यू करके परीक्षा उपयोगी बनाया जाए, तभी आपकी जो पिछली जानकारी हो थोड़ी काम आएगी। अन्यथा परीक्षा सर पर है और जो आपने जाना है वो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, उन्हें आप नोट डाउन करें तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें, या फिर आप सुन ही सकते हैं। कारण ये है कि अभी आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप नोट डाउन करें, याद करें, 2-3 बार लिखें, परंतु चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का विकास। इसमें हमने जाना कि हिंदी भाषा कहाँ से कहाँ तक आती हुई और हमारे यहाँ पर आ गई, लेकिन फिर भी कुछ और जानने को बाकी रह गया। अर्थात कि जब हमने यहाँ पढ़ लिया था कि भारत और यूरोप जो हो है उनकी भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं, तो भारत और ईरान की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में हमारी आती है हिंदी। ठीक है। तो एक्चुअल में है ऐसा कि हमारे जो पूर्वज निवासी थे भारत के, वो सब या फिर एशिया के और यूरोप के निवासी सब मध्य एशिया में रहते थे। तो वो धीरे धीरे दोनों तरफ बिखर गए और दोनों तरफ से फिर 2-3 तरफ बिखरे, तो ईरान की तरफ गए और फारस बोलते हैं ईरान को, तो वहाँ से जा कर के और उनका ज़्यादा विभाजन हुआ, तो वो धीरे धीरे हमारे पंजाब और अफगानिस्तान की तरफ का जो क्षेत्र है वहाँ आए और पंजाब पाकिस्तान और अपने इंडिया वाला जो पंजाब है वहाँ आकर के ठहर गए थे। उसके बाद में वो अपने देश में आए थे। तो वो जो भाषा है हमारी मूल भाषा, वो संस्कृत से पहले की है और उसके बाद में संस्कृत आई है, तो वो ईरानी से मिलती जुलती है। ठीक है। तो उसके बाद में संस्कृत आई है, तो संस्कृत कैसे आई है और कैसे कैसे विकास हुआ है ये हम जान रहे हैं इस भाग में। ये यहाँ तक की यात्रा तो लगभग लगभग मैंने आपको पहले भी बता दी थी। जो मैं आपको थोड़ी छोटी सी अभी यात्रा बताई, ये थी हमारे हिंदी के जो व्याकरणिक है उन्हीं के द्वारा बताई गई है। कामता प्रसाद गुरु जी है, इनके द्वारा बताई गई है। ठीक है मित्रों। अर्थात कि कामता प्रसाद गुरु का नाम व्याकरण में बहुत ही फेमस है। हिंदी व्याकरण की उनकी किताब है और इस व्याकरण वाली किताब नहीं बताया, उन्होंने बताया हिंदी भाषा का विकास कुछ इस नाम से, हिंदी का उद्भव विकास कुछ ऐसे। ठीक है। तो इनकी किताब का नाम पूछा नहीं जाता है, इनका वर्गीकरण भी पूछा नहीं जाता है। पूछा जाता है तो प्रोफेसर अस्कोली का वर्गीकरण पूछा जाता है। और जो है आर्यों की उत्पत्ति, आर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम एक बार जान लें तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि आर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रश्न आ जाते हैं कभी कभार। तो देखिए, हम पढ़ेंगे, इससे पूर्व हम क्या करेंगे, भारतीय आर्य भाषाओं को जानेंगे। तो भारतीय आर्य भाषाओं को जानने से पूर्व, मतलब हम आर्य भाषाओं को जानने वाले हैं, आर्य भाषाओं को जानने से पूर्व आर्य कौन थे और आर्यों का क्या महत्व है, और उन्हीं की तो भाषा को हम आर्य भाषा कहते हैं और आर्य भाषा के अंतर्गत ही हमारी हिंदी आती है। तो आर्यों का कहाँ से उद्भव हुआ और आर्य कौन थे ये थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। तो आर्य क्या है, आदि पुरुष को कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहते थे और बिखर गए। मैंने आपको जो कहानी बताई वो यहाँ पर अप्लाई होती है। और मूल भाषाभाषी आर्य कहलाए, जो उनकी सबकी भाषा एक रह गई। यहाँ कुछ अलग बताया गया है, लेकिन वो जो वर्गीकरण मैं आपको बता रहा था कामत प्रसाद गुरु जी का, वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आर्यों के मामले में दयानंद सरस्वती जी का मत माना जाता है और स्वामी विवेकानंद जी का भी मत माना जाता है। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं त्रिविष्टव, यानी ये जो है आपके तिब्बत का पठार, वहाँ से आए हैं, और त्रिविष्टव ही स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और इसके अलावा हमारे प्राचीन भारत के और विद्वान हैं, जैसे प्राचीन भारत के ज़्यादातर विद्वान नहीं है, लेकिन मध्यकाल के विद्वान ही हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के एक बार ऐसे करते हैं, आप पूरी लिस्ट ही हम जान लेते हैं कि कौन कौन कहाँ से बता रहा है आर्यों की उत्पत्ति। ठीक है। लेकिन आर्यों का क्या है, त्रिविष्टव और तिब्बत इस नाम से संबंध जरूर है। आपको ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से किस नाम के आधार पर आर्यों का नाम पड़ा, तो त्रिविष्टव या तिब्बत जरूर आता है। देश भूमि इनकी थी और ये महाभारत और इत्यादि इत्यादि में ये त्रिविष्टव ही मिलता है। ठीक है। तो देखिए, एक बार आर्यों की उत्पत्ति जान लेते हैं किसके अनुसार कहाँ से हुई है। प्रोफेसर मैक्स मूलर, नाम सुना है आपने मैक्स मूलर का? पामीर का पठार एवं मध्य एशिया, ध्यान रखिए
जो अभी मैंने आपको बताया था वो। डॉक्टर लेथम ये बताते हैं स्कैंडिनेशिया, ये भी मध्य एशिया के आसपास ही, एशिया में ही है। प्रोफेसर सार्जो एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव के समीप बताते हैं। सरदेसाई बताते हैं बालकन झील के पास, बालकन झील है आपके वहाँ पे बताते हैं, ये सप्त सिंधु के आसपास। प्रोफेसर हार्ट विश्वला नदी के पास। प्रोफेसर ग्रोडर रूस के बोल्मा नदी के मुहाने पर। ब्रांडेसिम सिरनिक, अच्छा, खिरगिज का पठार और यूराल पर्वत दक्षिण पूर्व इत्यादि। और अगर आपसे स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछे तो स्वामी विवेकानंद जी का भी इनका एक स्पेशल और महत्वपूर्ण विचार है, वो भी यही कहते हैं जो है ये त्रिवेष्टव से ही आए थे और हमारे देश का नाम सप्त सिंधु है, सप्त सिंधु प्रदेश से ये आए थे, ठीक है। ये सप्त सिंधु भी कहीं ना कहीं आर्यों से ही संबंध है और सिंधु सभ्यता भी आर्यों से ही संबंध है। और ये हिंदू शब्द की जब उत्पत्ति पढ़ेंगे, हिंदी की उत्पत्ति मैंने आपको समझा ही नहीं है थोड़ा, हिंदी की उत्पत्ति में भी यही आता है कि सिंधु हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदी हुई, और हिंदू फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। जो ये लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, अपनी भाषा के हिसाब से इन लोगों को, जो पुराने इनके पूर्वज थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, उनको हिंदी कहने लगे। फिर हिंदी के बाद में एक धर्म विशेष के लिए प्रयोग में आया हिंदू, उसके बाद में हिंदी अलग भाषा के लिए प्रयुक्त में आया, ठीक है। कहने का मतलब हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और जो हिंदी डायरेक्ट लिखते हैं हम, हिंदी बिंदी वाला जो अनुस्वार वाला, वही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है। हिंदी के संबंध में और चर्चा करेंगे कभी जब समय हमको मिलेगा। तो माना नीति के दर्रों से होते हुए गंगा यमुना के मैदान में ये फैल गए, ठीक है। मानव मैदान था इस पंथ का नाम। और कुछ लोग क्या है कि मुल्तान की तरफ चले गए और बलूचिस्तान और मुल्तान इत्यादि इत्यादि में फैल गए। और एक लोग बाग क्या है, ईरानी की तरफ चले गए आर्य। तो इन्होंने क्या किया, कुछ लोग आगे थोड़ा जाके रूस की तरफ, रूस के मार्ग से चले गए, ठीक है। तो इसी तरह से इस प्रकार इनकी भाषा अलग अलग होने के कारण ये जो हमारा भाषा परिवार था, जो अभी आपको मैंने बताया पिछली वीडियो में, ये इस तरह फैला था, ठीक है। जो कुछ भाषाएं आपकी ईरानी से संबंध में मिली, कुछ भाषाएं आपकी इंडिया से मिली, कुछ भाषाएं आपकी मध्य एशिया से मिली, कुछ भाषाएं आपकी और तरीके से मिली, जैसे कि रूस इत्यादि के, जर्मनी इत्यादि में मिली जुली। तो ऐसे इस प्रकार से इसकी भाषा यहाँ आती है। तो भारत की और ईरान की भाषा एक थी, उसी कारण भारत ईरानी भाषा परिवार के अंतर्गत हमारा आता है भारतीय आर्य भाषा। एक मान सकते हैं कि ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। तो पहले भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि भारोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार एक कहा जाता है। भारत ईरानी भाषा परिवार भी इसको नाम दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा आता है द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा चीनी तिब्बती परिवार, और चौथा आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और अंडमानी भाषा परिवार पांचवा, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं, किस परिवार में कौन सी भाषा है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, आइए। तो मित्रों, द्रविड़ एक तरफ है और दूसरी तरफ आर्य है। द्रविड़ और आर्य ज़्यादा हमारे देश में यही दोनों ही हैं, और तीसरी तरफ आपका चीनी तिब्बती है। तो अभी भारत की बात नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी हम भारत के संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। तो जब आप जानेंगे कि किससे कौन सा आ रहा है, तो उसमें भारत की कुछ भाषाएं आएगी, कुछ भाषाएं बाहर की भी आएगी, ठीक है। तो भारतीय से कौन कौन सी आती है, देखिए। जो संस्कृत से चली है वो सारी भाषाएं तो आएगी, और जो अरबी से चली है वो भी भारोपीय के अंतर्गत ही आएंगी, राइट। जैसे कि कौन सी, जर्मनी, ग्रीक, इटालिकी, अवेस्ता, ईरानी। अवेस्ता बताया ना मैंने आपको, रेखता भी बोला जाता है किसी को, वो रेखता भी इसी के अंदर आती है। और अंग्रेजी भी इसी में आती है भारोपीय भाषा परिवार में। और जर्मनी की भाषा आती है मराठी, पंजाबी, गुजराती, जो हिंदी के संबंध में है सारी, संस्कृत की जो बेटी नवासी सब जिनको कह सकते हैं हम, तो वो सारी भाषाएं आपकी जो आती हैं वो सब आती है इसमें। यानी कि संस्कृत जिनकी जननी है वो तो आपकी आएंगी भारोपीय में, उनके अलावा जिनकी जननी ईरानी भाषा है, फारसी भाषा है, या अवेस्ता जैसी कुछ भाषाएं हैं, वो भी इसी में आएगी। दूसरी ग्रुप हो जाता है द्रविड़ भाषा परिवार, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम इत्यादि इत्यादि, जो साउथ की भाषा है वो सारी इसमें आती है। अब चीनी तिब्बती आता है, तो इसमें क्या आता है,
हमारे देश की भाषा आती है और कुछ बाहर की भाषाएं आती है। कौन कौन सी आती है देखिए, चीनी, दक्षिणी चीनी, और अलग चीनी अलग आती है, दक्षिणी चीनी, मुंडारी, तुही, खड़िया, झावरी आदि आदि। तो ये झावरिया वगैरह ये मान सकते हैं आपके चीन से लगे क्षेत्रों में इस भाषा को बोल सकते हैं लोग। तिब्बत में भी ये बोली जाती है, ठीक है। अब आष्ट्रिक भाषा परिवार, आष्ट्रिक भाषा परिवार में क्या आता है, आपकी असमी, मांग, मिजो। मिजो का नाम सुना है आपने, मिजोरम में? मिजोरम की भाषा मिजो होती है, ठीक है। और असम की असमी होती है, त्रिपुरी, त्रिपुरा की खस। ये खस मित्रों, ये दर्द जो है ना उसी का रूप है खस। और खस क्या है, पहाड़ी भाषा है, तो ये कश्मीर, हिमाचल इत्यादि इत्यादि की भाषा है ये। और तंदफूल नाम की भाषा है, दफला नाम की भाषा है, और टफला नाम की भी एक भाषा है, गाफरी है, इत्यादि इत्यादि। जो आपके ये समझ सकते हैं आपके सेवन सिस्टर्स की भाषा, और हिमाचल को टच करते हुए और कश्मीर को टच करते हुए जो सारी भाषाएं हैं वो आष्ट्रिक भाषा परिवार में आपकी आ जाएगी। कुछ भाषाओं को, कश्मीरी भाषाओं को और तिब्बती भाषाओं को छोड़कर। मित्रों, जब आप एक ग्रंथ हमारा यूजीसी नेट का जो संकलित है उसमें पढ़ेंगे, मतलब कि यूजीसी नेट में जो चीज़ें संकलित है, जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा, उसमें ये सारी भाषाओं की आपको जिक्र मिलेगी। और अरे यायावर रहेगा याद आपका अज्ञेय जी का, उसमें भी इसका जिक्र मिलेगा। संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें भी इसका जिक्र मिलेगा, ठीक है। समय अभाव के कारण उनको बता नहीं पाए आपको, वादा तो किया था लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा। अगर तीनों चीज़ें आपकी हो जाती तो ये भाषा परिवार आपको बहुत अच्छा समझ में आता, ठीक है। अंडमानी भाषा परिवार में अंडमान, निकोबार और इत्यादि, गोवा और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो द्वीप, उनकी भाषा। अब क्या हुआ, 4 आए आपके, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती, आस्ट्रिक, और 5 आ गए, एक सॉरी 5 आ गए, एक और आ गया आपका अंडमानी। तो ऐसे हुआ कि भारोपीय भाषा परिवार से आया भारतीय आर्य भाषा परिवार, ठीक है। अब तमिल, तेलुगु इत्यादि को तो हम देंगे छोड़, सभी को इधर की तरफ से देंगे हम छोड़, ठीक है। लेकिन कुछ को, एक दो को पढ़ना पड़ेगा। पहले हम पढ़ लेते हैं आर्य भाषाओं को, उसके बाद में हम पढ़ लेंगे, साथ साथ में पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो चीनी तिब्बती से हमारी क्या है, 3 शाखाएं आई। ब्राचड़, याद रखिएगा आप, हिंदी में से ये आर्य भाषाओं में से नहीं है, लेकिन जब आर्य भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ा जाता है तो साथ साथ में इनको भी पढ़ा जाता है। ब्राचड़, पैसाची, खस, मैंने बताया था ना आपको, खस, ब्राचड़, पैसाची, खस, ये 3 आई थी आपकी किसमें, चीनी तिब्बती में। ये दर्द ग्रुप में भी इनको शामिल किया जाता है। तो एक तो हुई सिंधी, ब्राचड़ से निकली सिंधी, और सिंधी से निकली पहाड़ी, सॉरी सिंधी से निकली दर्द भाषाएं। अब दर्द, इनका पूरा ग्रुप का नाम भी दर्द है और इन भाषाओं को भी दर्द कहा जाता है, और चीनी तिब्बती भी इनका नाम है, ठीक है। दर्द का नाम में फेमस है, और दर्द में ही एक कश्मीरी और रहती है भाषा, ठीक है। ब्राचड़, ब्राचड़ से सिंधी, सिंधी से दर्द, दर्द से कश्मीरी, और एक होती है शिमला की भाषा, और एक होती है अक्साई चीनी भाषा। अक्साई चीनी कश्मीर में और चीन के लगभग लगभग के क्षेत्रों में। तो कौन कौन सी 4 भाषाएं ब्राचड़ के अंतर्गत से आई, कश्मीरी, शिमला, अक्साई चीनी, ठीक है। और एक तिब्बती भी वहीं से आई। अब तिब्बती को 2 रूपों में पढ़ेंगे, आगे देखिएगा। तो पैसाची से तो कौन सी आई, इनका सबका मिला जुला मिलान भी, ऐसी बात नहीं है, आपस में इससे ये भाषा निकल जाती है, उससे मिले जुले क्षेत्र हैं। तो पैसा, ब्राचड़ से सिंधी आई, पैसाची से पहाड़ी आई, पहाड़ी से दर्द भाषाओं में भी पहाड़ी कुछ भाषाएं मिलती हैं। और फिर एक कसौर थी आपकी, खस में आई दर्द, सॉरी लहंदा, लहंदा और पहाड़ी, एक पहाड़ी यहाँ भी आई। तो लहंदा दर्द भाषाओं में भी आती है। और पहाड़ी क्या है, पहाड़ी के आपके हो गए 3 रूप, अब ध्यान दीजिएगा आप, पहाड़ी के 3 रूप है, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। आप पश्चिमी पहाड़ी में आपका अक्साई चीन की भाषा आ गई एक तो, और एक आ गई आपकी तिब्बती, ठीक है। कहने का मतलब ये है अक्साई चीन और तिब्बती दोनों में है। कौन कौन सी में, खस में और ब्राचड़ ग्रुप में। और ये जो आपका है पहाड़ी, ये भी एक ग्रुप है भाषाओं का, पूरी भाषाओं को पहाड़ी भाषा कहा जाता है। और इसके अलावा जो आपकी दर्द भाषाएं हैं, ये सारी दर्द भाषाएं कही जाती है, पहाड़ के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं। दर्द कहा जाता है आपके पहाड़ों को अरबी फारसी में। आइए, एक और है आपका, जो आपका आष्ट्रिक भाषा परिवार है, इसमें हिमाचली भाषा और असम इत्यादि की, जो मैंने आपको बता ही दिया, पूर्वोत्तर की सारी भाषाएं इसी में आती है, इसमें कोई जानने वाली बात नहीं है। पूर्वोत्तर की सारी भाषाएं आप इसमें जोड़ सकते हो। कुछ भाषाएं जो अलग से आ जाती है उनको अलग से यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है।
कहने का मतलब ये तीनों का चैप्टर यहाँ क्लोज। और चौथा रहा आपका द्रविड़ भाषा परिवार, उसमें वही है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, भोजपुरी नहीं है इनमें, भोजपुरी नहीं है, माफ करिएगा आप अगर भोजपुरी समझ रहे हो तो ये गलत फहमी है आपकी। हो सकता है भोजपुरी उसी तरफ से, साउथ की तरफ से आप सुनते बोलते आ रहे हो, लेकिन भोजपुरी नहीं है। अब भोजपुरी का उद्गम आएगा, आप पढ़िएगा ध्यान से। तो यहाँ तक आप इसी तरह मैटर रखिए। अब आप थोड़ा कालक्रम के अनुसार समझिए। अब इसको यहाँ खत्म कर दीजिए। अब पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। अब भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी है? तीन प्रकार की होती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरी आधुनिक आर्य भाषा, दूसरी मध्यकालीन। जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपकी जो प्राचीन है उसका समय क्या कह सकते हैं हम। तो मैं आपको विद्वानों के कथन और मत निष्कर्षण इत्यादि इत्यादि बताने के अलावा सीधा मैं आपको यही बताऊंगा कि कब से कब तक माना गया है। तो ये माना जाता है आपका ईसा से पूर्व। तो ईसा से पूर्व कब? ईसा से पूर्व जितना भी है आपका 1000 के लगभग मान लेते हैं। कुछ लोग 500 वर्ष मानते हैं, कहते हैं कि 500 वर्ष का सबका कार्यकाल माना जाता है। तो लेकिन ये क्या है कि ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा से 1500 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। किसको? प्राचीन आर्य भाषाओं को, जो संस्कृत थी। और जो मैंने आपको अभी थोड़ी कहानी बताई थी छोटी सी, कामता प्रसाद गुरु वाली, तो वो वहां से प्राचीन हुई भाषा। उससे पहले हमारी भाषा क्या थी? संस्कृत से भी पुरानी भाषा थी। तो ये कह सकते हैं कि मिलती जुलती ईरानी भाषा थी। तो जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की भाषा अलग है, हिंदू की भाषा अलग है, अब वो लोग थोड़ा तर्क दें और मुझे समझाएं कि भाषा कैसे अलग है। भारतीय ईरानी परिवार के अंतर्गत भाषा आ रही है। तो हिंदू और मुसलमान अलग कहाँ हुए? आप सब जानते हैं इस बात को, कोई बात नहीं है। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी जो आपको प्रकरण बता रहा हूँ वो प्रकरण आप देखिए। लेकिन निष्कर्ष ये जरूर है कि अगर तह में जा करके देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो जो आर्य लोग जो भी कहे जाते हों, आपके हिंदू या आर्य जो कहे जाते हैं, वो हमारे देश के मूलतः नहीं है। यहाँ पहले से जो लोग थे वो अलग थे। उनकी भाषा में ईरानी भाषा आकर मिली और उन्होंने चेंज करते करते कुछ चेंज कर लिया, और ये आर्य लोगों ने अपनी अलग भाषा चेंज करके और इन्होंने बना ली अपनी आर्य भाषा। और जो ईरानी है उससे धीरे धीरे नफरत करने लगे। और असुर शब्द का एक और मैं आपको प्रकरण कभी बताऊंगा जब समय मिलेगा। असुर और राक्षस, आर्य अनार्य क्या मैटर है। फिलहाल में हम चलते हैं हमारे बिंदु पर। प्राचीन आर्य भाषाओं में हमारी आती है संस्कृत। संस्कृत को दो भागों में बांटा जाता है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका ईसा पूर्व का जो 500 वर्ष है वो लौकिक संस्कृत का ही है। उससे पहले जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत मानी जाती है। ठीक है, यानी कि 1000 से ज़्यादा ईसा पूर्व। लेकिन इसमें समझने वाली बात यही है कि वैदिक संस्कृत का कोई अंत नहीं है, कहाँ से कहाँ तक है, किसी को खास प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए 500 ईसा पूर्व आप कह सकते हैं जब भी आपको प्राचीन आर्य भाषाओं का समय पूछा जाए तब। ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक है, मतलब कब से है? आप 1000 से मान सकते हैं, या 1500 से माना जाता है कभी कभार। तो आप सीधा ये कह सकते हैं 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व हमारी लौकिक संस्कृत है, और उससे पहले जो है वो वैदिक संस्कृत है। आइए, वैदिक संस्कृत में तो आप सब जानते हैं वेद और आरण्यक। तो वेद 4 हैं, ये कोई जानने वाली बात नहीं है। पुराण है, शाक्य है, ब्राह्मण है, शाक्य, वेदांग, उपनिषद इत्यादि इत्यादि सब जानते हैं। तो रचनाकारों का कोई पता नहीं है, समय का कोई पता नहीं है। वेदों के बारे में जानने से कोई फायदा आज आपको है नहीं। हाँ, वेदों को अगर आप पढ़ें कहीं मिल जाए तो फायदा हो सकता है, लेकिन वेदों के बारे में जानना अलग बात है। इसलिए वेदों के बारे में जानने के अलावा अगर हम हमारी मूल संस्कृति को जाने, कहते हैं कि वेद मूल संस्कृति है, लेकिन वेदों में भी यही लिखा हुआ है कि असुर और सुर आपस में एक थे पहले। आइए मध्यकालीन आर्य भाषाओं को जानते हैं। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक 1500 का कार्यकाल है। इसका भी 1500 का मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो इसमें क्या था? 500 का 1500 का कार्यकाल इसलिए माना है क्योंकि इसमें 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई है। ठीक है, 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी है
देखिएगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश 3 है। और ये जो लौकिक संस्कृत थी आपकी, इन तीनों में थोड़े सबके अंश मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में आप जानते हैं कि जितने भी संस्कृत के महाकाव्य हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है रामायण का, रामायण के बाद में महाभारत का, और ये पुराण वगैरह जो है वो भी कुछ मिल जाते हैं आपको। इनके अलावा और भी बहुत से कथन हैं, कुछ व्याकरण है, योग सूत्र है, महाभाष्य है पतंजलि का, और आप जितने भी काव्य शास्त्र में आचार्य पढ़ेंगे वो लगभग सभी संस्कृत के हैं। मैंने आपको आचार्यों की सूची बताई थी एक दिन, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि लौकिक संस्कृत ईसा पूर्व 500 से अब तक मानी जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। आगे जानिए, तो पाली आई, ठीक है। पाली के अंतर्गत आप सब जानते हैं कि ऐसा कोई जानने योग्य है नहीं है, लेकिन जो बौद्धकालीन शासन था, बिंबिसार से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध इत्यादि इत्यादि सब का जो शासनकाल था, अशोक का, ये सब पाली में ही लिखा गया। तो पाली के प्रमाण मिलते हैं आज भी, और बहुत सी सारी चीज़ें मिलती हैं। पाली की लिपि भी अलग थी, लेकिन संस्कृत के बाद में पाली ही आती है। रक्षति पालयति बुद्ध वचनम इति पाली, यानी बुद्ध के समय की जो भाषा है, बुद्ध वचनों को रखती है, पालती है, वो पाली है, ठीक है। अब प्राकृत, प्राकृत का क्या है कि कई स्वरूप आता है। ये पाली को पहली प्राकृत माना जाता है, प्राकृत को मूल प्राकृत माना जाता है, दूसरी प्राकृत माना जाता है अपभ्रंश को। ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभार प्राकृत के संदर्भ में कि दूसरी प्राकृत कौन है, दूसरी प्राकृत अपभ्रंश को माना जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि पाली तो गई हमारी, अब आपकी प्राकृत के संदर्भ में प्राकृत का क्या मैटर है। पाली जानेंगे, प्राकृत जानेंगे, उसके बाद में आपकी अपभ्रंश जानेंगे, अपभ्रंश के बाद में धीरे धीरे हिंदी की उत्पत्ति है वो जानेंगे। आइए जानते हैं। एक बात मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि आप इसको क्या है 1500 वर्ष इसीलिए ज़्यादा मान सकते हैं कि तीनों को 500 साल का कार्यकाल माना जाता है। 500 साल पाली, 507 प्राकृत, 500 साल आपकी अपभ्रंश है। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 0 ईसा पूर्व तक तो आपकी मानी जाती है ये पाली, और उसके बाद में अगले 500 में प्राकृत, उसके बाद में अगले 500 में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में धीरे धीरे आप हिंदी की विकास यात्रा शुरू मान सकते हैं, ठीक है। तो पाली में क्या था कि पाली से कोई ऐसी भाषा का उत्पन्न हुआ नहीं है, ठीक है। और प्राकृत से कौन कौन सी भाषाएं हुई, आइए जानते हैं। तो प्राकृत को जैसे मैंने आपको बताया कि 3 प्राकृत मानी जाती है। पहली प्राकृत प्राकृत, दूसरी प्राकृत आपकी मूल प्राकृत जो है, और तीसरी प्राकृत जो आपकी है वो मानी जाती है आपकी ये अपभ्रंश, ठीक है। और इसमें बहुत सारी रचनाएं हुई है, और इसके बारे में आपके संदर्भ में कभी विशेष रूप से जानेंगे। फिलहाल ये है कि इन तीनों का समय मैंने आपको कंफर्म करा ही दिया है। आगे जानते हैं। प्राकृत से ज़्यादा शाखाएं उत्पन्न नहीं हुई, एक महाराष्ट्रीय प्राकृत नाम से ही प्राकृत की भाषा जो चलती है वो है, ठीक है। अब हम जानते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश और आवहट्ट, एक बीच में आवहट्ट और आता है, लेकिन अपभ्रंश में ही मान लिया जाता है। अपभट्ट अलग है हालांकि, लेकिन फिर भी अपभ्रंश में ही मान लिया जाता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम अपभ्रंश को जानते हैं। अपभ्रंश दूसरी प्राकृत भाषा मानी जाती है हमारी, या फिर तीसरी प्राकृत भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मूल प्राकृत को प्राकृत अगर कहें तो अपभ्रंश से ही सारी भाषाओं का उत्पन्न हुआ है। अपभ्रंश मतलब टूटी फूटी जो बुरे लोगों की भाषाएं थी, वो अपभ्रंश से आपकी कहलाती थी, ठीक है। महाराष्ट्रीय प्राकृत से मराठी भाषा उत्पन्न हुई, ये आपको बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं होनी चाहिए वैसे, लेकिन मराठी भाषा महाराष्ट्रीय प्राकृत से ही उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा और कोई ऐसी है नहीं है, ठीक है। अब आपकी आ जाती है आधुनिक आर्य भाषाएं। क्या आपकी आ जाती है आधुनिक आर्य भाषाएं। कहने का अर्थ ये है कि ये तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं चल रही थी ना, पाली प्राकृत अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के बाद में जब विकास हुआ तो अलग अलग हुआ। एक तो हुई सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरी हुई अर्धमागधी, और एक हुई मागधी, ठीक है। ठीक, अपभ्रंश से ही हुई थी ये वैसे तीनों। आपकी प्राकृत वहीं पे रुक गई थी, पाली वहीं पे रुक गई थी, और प्राकृत को प्राकृत को अपभ्रंश में मान लिया जाता है, लेकिन हुई ये प्राकृत से थी, लेकिन अपभ्रंश और प्राकृत दोनों का मिला जुला रूप है।
प्राकृतिक की अवस्था मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। लेकिन ऐसा है, अपभ्रंश टूटी फूटी भाषा को कहा जाता था, प्राकृत साहित्य की भाषा थी, इसीलिए मैं इसको आपको प्राकृत में बता रहा हूँ। आप इसे प्राकृत में नहीं लेकर के अपभ्रंश में लें, ठीक है। अपभ्रंश का विस्तार हुआ, ये समझ सकते हैं कि प्राकृत वहीं रुक गई। देखिए आगे, तो फिर इनका एक एक बार और विकास हुआ, विभाजन हुआ। तो क्या हुआ कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुई पश्चिमी हिंदी नाम से एक भाषा उत्पन्न, और पूर्वी हिंदी हुई अर्धमागधी से, और बिहारी हिंदी हुई मागधी से, मागधी मगध, समझ रहे आप। फिर पश्चिमी हिंदी का और विकास हुआ। अब पश्चिमी हिंदी का विकास ध्यान ये देने योग्य है आपका, बांगरू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बुंदेली, ये तीनों आपकी आई। कौन कौन सी, ये सारी भाषाएं कौन कौन सी आई? बांगरू हरियाणवी भाषा इनको कहा जाता है, ब्रज ब्रज की भाषा, और एक आई आपकी राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी के अलावा कन्नौजी, बुंदेली, तो कुल मिला के 5 भाषाएं आपकी इसमें से आई। अब इसके अलावा और छोटी छोटी भाषाएं जो आती है इसी के अंतर्गत मानी जाती है, लेकिन फिर भी पूर्वी हिंदी जब चली बढ़ के, तो पूर्वी हिंदी में आई भोजपुरी, मगही, मैथिली, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषा जो कही जाती है। और फिर आपकी जो बिहारी हिंदी थी उसमें आपकी आई बिहारी हिंदी में, मागधी में बिहारी हिंदी आई, और बिहारी हिंदी में से ये जो आपकी है बांग्ला, उड़िया, असमिया तीनों आई, और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों आपकी आई थी अर्धमागधी से, पूर्वी हिंदी से। और बांगरू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बुंदेली, गुजराती और खड़ी बोली और थी इसके साथ में, ठीक है। और बांगरू को कहा जाता है बंगराना, और मेवाती, अहिरवाटी, तोरवाटी, अहिरवाटी, बांगराना और बागड़ी, ये भाषाएं आपकी आई थी बांगरू से, हरियाणा वाले से। और ब्रज से ब्रज ही रही, कोई नहीं आई। और खड़ी बोली से खड़ी बोली हिंदी आ गई आपकी, पश्चिमी हिंदी से आई थी ये, ठीक है। और कन्नौजी से भी आपकी एक कौरवी और अंबाली 2 भाषाएं आई थी। और बुंदेली से आपकी आई, बुंदेली से आपकी बुंदेलखंडी आई, बुंदेली भाषा थी, ठीक है। अब एक और आई थी आपकी जो मेवाती मैंने आपको बताई थी, उसमें से आई मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, यानी कि राजस्थानी, सॉरी राजस्थानी हिंदी नहीं बताया मैंने आपको, ब्रज, बांगरू, ब्रज, राजस्थानी। तो राजस्थानी में आपकी आएगी ये जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, डिंगल, मालवी, डिंगल भी कहा जाता है, डिंगल पिंगल, लेकिन ये जयपुरी भाषा या आपकी होती है मेवाड़ी, जिसको कहा जाता है डिंगल। ठीक है। अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी में से विकसित हुई। एक बार पुनः इसको समझेंगे, ठीक है। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण आपको बहुत ही पेचीदा लगेगा, लेकिन यही आपका असली वर्गीकरण है, इसी से प्रश्न आते हैं, ठीक है। दोबारा समझेंगे। जी हाँ, हम जान रहे थे, अब तक हमने जाना मध्यकालीन आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, अब हम जानेंगे आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है पाली प्राकृत अपभ्रंश तक आ गई थी हिंदी, ठीक है। यहाँ तक समझ लीजिए, आप आगे का सारा दोबारा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बार ये समझ लीजिए कि अपभ्रंश तक आ गई थी। अपभ्रंश के बाद में हमारी हिंदी में कई शाखाएं बटी, कौन कौन सी बटी? देखिए, अपभ्रंश से आई सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, देखिए गिनते जाइए आप, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पैसाची, है ना, और ब्राचड़, खस, और पैसाची और प्राकृत ये अलग अलग हैं। तो महाराष्ट्री से एक आई आपकी मराठी अपभ्रंश, ठीक है, सॉरी मराठी भाषा ही आ गई आपकी, ये मान लीजिए आप। और ब्राचड़ से सिंधु और पंजाबी आई, ठीक है। और पैसाची जो थी आपकी, उससे लहदा आई, एक लहदा नाम की भाषा। खस नाम की भाषा अलग बताई मैंने आपको, उससे एक पहाड़ी भाषा आई और एक कश्मीरी भाषा आई, ठीक है। अब इनको आप साइड में करिए और एक तरफ दोबारा चलिए आप सौरसेनी की तरफ, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से आई भाषाएं, सौरसेनी अपभ्रंश से आई पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का वर्गीकरण सबसे पहले हम जान लेते हैं, ठीक है, बाकी और जानेंगे। पश्चिमी हिंदी आई, तो पश्चिमी हिंदी में
जब शाखाएं बटी तो कहाँ बटी? देखिए, शाखाओं में खड़ी बोली गिनते जाइए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, ये आई आपकी, ठीक है। अब खड़ी बोली जो आपकी थी उत्तराखंड, अम्बाला, पटियाला इत्यादि इत्यादि सभी में बोली जाती थी। ब्रजभाषा आपको पता है ब्रज क्षेत्र की थी, और बांगरू जो थी हरियाणा की और राजस्थान के जो है पश्चिमी क्षेत्रों की थी। तो हरियाणी लोग बाग इसको बोलते थे। तोरावाटी, अहिरवाटी, ये सब इसी में आती थी, ठीक है। और कन्नौजी में क्या है, यूपी के कन्नौज के क्षेत्रों में बोली जाती थी। इसको तो यहाँ तक रखिए, जब इसका विस्तार होगा तो आपको ये बताया जाएगा कि आपकी जो है सौरसैनी से एक पश्चिमी हिंदी आई, वो यहाँ तक थी, ठीक है। और इसमें जो बांगरू आई थी उसकी 4 शाखाएं हुई, तोरावाटी, अहिरवाटी और पहेलवी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कई चार शाखाएं आई थी इसमें से। और एक आपकी आई थी राजस्थानी, राजस्थानी में से भी 3-4 शाखाएं आई। पश्चिमी हिंदी के अलावा दूसरी थी राजस्थानी, ठीक है। एक गुजराती, गुजराती में से आपकी आई गुजराती भाषा। और राजस्थानी में से राजस्थान की 4 बोलियां, भाषाएं, कुछ भी समझ सकते हैं आप। डिंगल आई, एक मारवाड़ी, मेवाती और एक जयपुरी ढूंढाड़ी, ये 4 आई। अब आप सौरसैनी का जो पश्चिमी भाग है उसको ख़त्म कर दीजिए, पश्चिमी यानी कि सौरसैनी को ही ख़त्म कर दीजिए। अब मागधी आ गई आपकी। मागधी में बिहारी, उड़िया, बंगाली आई, ठीक है। और अर्धमागधी से विकसित हुई आपकी पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी में आपकी भोजपुरी आई, और महाराष्ट्री में आपको बता ही दिया, मराठी आई, और एक गुजराती थी जिसमें गुजराती आ गई आपकी, ठीक है। और ये था आपका आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। इसके अलावा कुछ इस प्रकार से उलझी हुई है कि आपको बोर्ड पे ही समझ में आएगा, यहाँ पे ये समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक बार पुनः हम जान लेते हैं कि आर्य भाषाओं में 3 प्रकार की आर्य भाषाएं थी। पहली थी प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं, जो कि वेद और लौकिक संस्कृत तक रुकी हुई थी, ठीक है। लौकिक संस्कृत के बाद में आपकी जो आ गई, वो आ गई मध्यकालीन आर्य भाषाएं। उनमें पाली आई सबसे पहले, फिर उसके बाद में प्राकृत आई, फिर उसके बाद में अपभ्रंश आई, यहाँ तक वो रह गई, ठीक है। अपभ्रंश के भाग छठे तो महाराष्ट्री पाली के, सॉरी, प्राकृत का आया था, महाराष्ट्री प्राकृत, और उसमें से डायरेक्ट आ गई। ये अपभ्रंश की तरह ही थी, यानी मतलब अपभ्रंश के टाइम की थी। तो उसमें से आपके अपभ्रंश में आए सौरसैनी अपभ्रंश, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, और ये खस, लहदा इत्यादि इत्यादि, ये सब मैंने आपको पहले अलग से वर्गीकरण बताया था, लेकिन इसमें आप इसी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मराठी आई महाराष्ट्र से, फिर उसके बाद में सौरसैनी अपभ्रंश में हमारी आई थी हिंदी, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी को हम हिंदी कह रहे हैं जिसको। तो सौरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आई। पश्चिमी हिंदी में बागरू, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती इत्यादि इत्यादि सारी आई थी। पूर्वी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आई। बिहारी में आई बंगला, उड़िया, असमी, ठीक है। ये आई थी आपकी सारी भाषाएं। तो ये आपका था भाषा परिवार का वर्गीकरण। इसके अलावा जब हम अलग अलग से एक एक भाषाएं पढ़ेंगे तब जानेंगे किस में कौन सी भाषा आई और किसका क्या विकास रहा। और ये इतना पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।